हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। ये हमारा शॉर्ट नंबर 117 है, 117 है। और आज का जो टॉपिक है फर्स्ट एड्स, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार हिंदी में कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप, फंडामेंटल के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट एड के अंतर्गत ही आते हैं। फर्स्ट एड के क्वेश्चन फंडामेंटल के नीचे रखे जाते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे प्राथमिक उपचार के बारे में कई बार बता भी चुका हूँ ये क्वेश्चन फंडामेंटल के अंतर्गत, लेकिन फिर से इन्हें समझेंगे अच्छे से। ओके, ये क्वेश्चन ऑल स्टेट के सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ऑल स्टेट के जितने भी सीएचओ एग्जाम्स होते हैं, एएनएम जेएनएम स्टाफ नर्स के एग्जाम्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम, यूपी पीसीएस नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, उत्तर प्रदेश एएनएम, उत्तर प्रदेश सीएचओ, एमपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, सभी राज्यों के लिए ऑल स्टेट के जितने भी एनएचएम एग्जाम्स होते हैं, एम्स नर्सिंग, पीजीआई नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन होंगे ऑल स्टेट के। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, सड़न रोकने वाले तकनीकों एसेप्टिक टेक्निक्स का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स इज यूज ऑफ, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में समझने का प्रयास करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, ये लिखा है एसेप्टिक टेक्निक्स इज यूज्ड ऑफ, जिसके लिए एसेप्टिक टेक्निक्स के माध्यम से जिसे कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है जो एसेप्टिक को रोकता है। एसेप्टिक का मतलब होता है सड़न, गलन या और तरह के संक्रमण को रोकता है, ठीक है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हाथ धोने की तकनीक, ये लिखा है हैंड वॉशिंग टेक्निक। ये एसेप्टिक टेक्निक है जो मतलब सड़न को रोकती है, ठीक है। या आप यूँ समझेंगे ये इम्पोर्टेंट एसेप्टिक टेक्निक है हैंड वॉशिंग करना, क्या करना, हाथ धोना या हाथ धोने की तकनीक। बाकी जो दिए गए हैं, ठीक है, या आप यूँ कहें ये अहम है या मेन है या प्राइमरी है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी मास्क भी होते, दस्ताने भी होते, गाउन टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन इन सभी में से जो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन। देखिए हाथ धोना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब पहलू है किसके लिए, रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ यूर अदर द टेक्निक सच एज यूज ऑफ द ग्लव्स, कामा लगाएंगे यहाँ पर, मास्क एंड द गाउन आर इफेक्टिव टेक्निक, बशर्ते ये सभी जितनी दी गई हैं, जैसे ग्लव्स लिखा है, मास्क लिखा है, ये सभी क्या है, ये सभी एक तरह से इफेक्टिव टेक्निक है जो प्रिवेंट करती हैं किसे, क्रॉस इन्फेक्शन से, ठीक है, या क्रॉस इन्फेक्शन को रोकती हैं, या किसी भी तरह के सड़न को या गलन को या किसी भी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। ये सभी इफेक्टिव है, लेकिन उनमें से सबसे जो बेस्ट था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था हाथ धोने की तकनीक। इसे प्राइमरी के अंतर्गत भी रखा जाता है। फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एड्स होता है, प्राथमिक उपचार होता है, या प्राथमिक चीज़ों के अंतर्गत किसे रखा गया है, तो हम ध्यान रखेंगे हैंड वॉशिंग टेक्निक है। WHO भी मानता है, एम्स नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आप 2 पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे। एनिमा इज गिवन, आपको बताना है, एनिमा दिया जाता है, आपको बताना है, पोजीशन यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। राइट आंसर बताएं, जो भी राइट आंसर हो। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनएचएम में, सीएचओ में भी, और न जाने कितने एग्जाम्स में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या लिखा है यहाँ पर, साइड लाइंग पोजीशन, ठीक है, साइड लाइंग पोजीशन। एनिमा जो दिया जाता है वो साइड लाइंग पोजीशन में देता है, जैसे कि हिंदी में यहाँ पर मेंशन किया गया है अगल बगल की स्थिति। क्या होता है आपको पता है, इसमें करवट जैसे लिया जाता है, वन साइड या दूसरी साइड में लिया जा सकता है, ठीक है। ये लिखा है साइड लाइन पोजीशन, मतलब साइड लाइन पोजीशन होगी, ठीक है। कोई भी बंदा होगा, कोई भी व्यक्ति होगा जिसे दिया जाएगा वो इस तरह करवट के बल इस तरह लेटा होगा, ठीक है, ये साइड लाइन पोजीशन होगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट के रूप में समझना है इसे। देखिए अगर ऑप्शन में साइड लाइन पोजीशन हो, क्योंकि ऑप्शन में वही दिया जाता है, एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, ना दिया होगा तो ये मिलेगा आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन। क्या होगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो इसलिए ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, साइड लाइन पोजीशन लिख लेंगे, उसी के आगे आप लिख लेंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन के माध्यम से एनिमा दिया जाता है। ये लिखा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर द गिविंग एन एनिमा। ओके,
सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इसी को कहा जाता है साइड लाइंग पोजीशन, ठीक है, एक तरफ को करवट लेके लेट जाना, इसमें एनिमा दिया जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन किया गया, ये लिखा है एनिमास इज द मेथड ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप आगे जोड़ेंगे मेडिसिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड रेक्टली इन द एनिमा फॉर्म, मेडिसिन को रेक्टल के माध्यम से एनिमा फॉर्म के रूप में रेक्टली से एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, मतलब इंसर्ट किया जाता है। ओके, तो आप समझे होंगे एनिमा के बारे में, कई बार बता भी चुका हूँ। आप इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतनी बात ध्यान रखोगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है एनिमा देने के लिए, दिया कहाँ से जाता है, एडमिनिस्टर्ड किया जाता है बाई रेक्टली, ओके, रेक्टम के माध्यम से। ओके, इतनी बात 2-3 याद रखो। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया CPR का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द CPR। राइट आंसर आपको बताना है, जो भी राइट आंसर हो कमेंट करें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये लिखा है कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन, क्या लिखा है, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसे जो भी हिंदी मीडियम से उसे इंग्लिश में याद रखेंगे, सेम टू सेम स्पेलिंग। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ESIC नर्सिंग एग्जाम्स में, ठीक है, ESIC नर्सिंग एग्जाम से पूछा गया है, NHM में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे, कार्डियो पल्मोनरी, ये लिखा है रेससिटेशन। इसके बारे में कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, चेस्ट कंप्रेशन के बारे में, जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो किस तरह कितने कंप्रेशन और कितना एयर्स दी जाती है, ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ आपको कितना रेशियो रहता है, 32 का रेशियो रहता है, मतलब 30 बार छाती दबाना है, 2 बार क्या करना है, मुंह के माध्यम से एयर दी जाती है, ठीक है, 32 का रेशियो रहता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है इंसुलिन, ये लिखा है इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, कहाँ इंजेक्ट किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सबक्यूटेनियस टिश्यू, सॉरी सबक्यूटेनियस टिश्यू कहेंगे या फैटी टिश्यू को कहा जाता है, ठीक है, जो इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, और इसी के माध्यम से दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट लिखे गए, इंसुलिन इज इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली विच मीन्स इनटू द फैटी लेयर अंडर द स्किन, ठीक है, फैटी लेयर में लगाया जाता है। आपको पता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में या सबक्यूटेनियस में क्या होता है, फैटी लेयर पाया जाता है, फैट वगैरह स्टोर होती है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस टाइप्स ऑफ द इंजेक्शन अ शॉर्ट नीडल इज यूज टू इंजेक्ट द इंसुलिन इनटू द फैटी लेयर्स बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। आपको पता है इसमें एक छोटी सी नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैसी नीडल्स होती है, वो छोटी नीडल्स होती है जो इंजेक्ट की जाती है फैटी लेयर में। फैटी लेयर कहाँ पाई जाती है, आपके स्किन और मसल्स के बीच में पाई जाती है, यहाँ पर फैटी लेयर पाई जाती है। फैटी लेयर को ही सबक्यूटेनियस लेयर या सबक्यूटेनियस टिश्यू या सबक्यूटेनियस कहेंगे। ओके, स्किन और मसल्स के बीच में ये स्थित होती है सबक्यूटेनियस, ओके, सबक्यूटेनियस लेयर। तो यहीं पर ये इंजेक्ट किया जाता है, एक शॉर्ट नीडल का यूज किया जाता है, ठीक है, नीडल कैसी होती है, शॉर्ट नीडल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, मल में रक्त की उपस्थिति कहलाती है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल इज नोन एज, क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करें जो भी राइट आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है मल में मतलब एक डार्क कलर्स होगा तो वो स्थिति कैसी कहलाती है, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मेलेना कहलाता है। क्या कहलाता है, मेलेना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये ANM में, NHM में, एम्स में, PGI में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट अब आपके रिविजन्स के लिए रखे गए, इन्हें समझिए आप। ये लिखा है हेमेटोचेजिया एंड मेलेना बोथ रिफर टू द हैविंग द ब्लड इन स्टूल, ठीक है, ये दोनों वर्ड, ये जो मिलेना लिखा है यहाँ पर मिलेना, और ये लिखा है हेमेटोचेजिया, ठीक है, ये दोनों वर्ड डिफाइन करते हैं आपके मल में ब्लड का होना, ब्लड की उपस्थिति, प्रेजेंस इन योर ब्लड, प्रेजेंस द ब्लड इन योर स्टूल, ठीक है, मल में क्या है, ब्लड की स्थिति को दोनों वर्ड डिफाइन करते हैं, जो वर्ड यहाँ पर दिए गए, तो आप दोनों वर्ड लिख लेंगे, ये लिखा है हेमेटोचेजिया एंड मिलेना। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए, जैसे कि मेलेना में पूछा जाता है, इसमें दोनों में अंतर बताएंगे, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें, इसमें जो मल का कलर या स्टूल का कलर होगा वो डार्क होगा, कैसा होगा, ये स्पेलिंग में आप इसी तरह लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे आप, ये जो वर्ड बात कर रहे हैं मेलेना में कैसा होता है और हेमेटेजिया में कैसा होता है, इसमें क्या होगा, डार्क होगा, मतलब काला टाइप, ठीक है, और इसमें कैसा होगा, इसमें रेड टाइप होगा, कैसा होगा, रेड टाइप। तो ये आप इसी तरह लिखेंगे, ये लिखा है हेमेटोचेजिया के आगे लिखोगे रेड और स्टूल का कलर, और इसमें लिखोगे डार्क,
ब्लैक टाइप। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे ये पॉइंट। अब कुछ रिविजन्स के लिए पॉइंट हैं जो ऑप्शन में दिए गए थे, इन्हें समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन योर यूरिन, आपके अगर मूत्र में ब्लड पाया जाता है या इसकी उपस्थिति पाई जाती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है हेमेट्यूरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमेट्यूरिया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, अगर बाय द वे नहीं समझ पा रहे प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग पे फोकस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन ये लिखा है प्रेजेंस ऑफ दी ब्लड, ब्लड की उपस्थिति होना इन यूरिन, आपके यूरिन में, ठीक है, ये लिखा है हेमेट्यूरिया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्पुटम, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? स्पुटम। ओके, आपके जैसे कि खांसने थूकने पर जब ब्लड की उपस्थिति होती है उसे क्या क्या लिखा है? हेमेप्टेसिस। क्या लिखा है? हेमेप्टेसिस। आप इस तरह वर्ड स्पेलिंग जो लिखिए इसे याद कर लेंगे। कई बार हिंदी में डिफाइन कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, लेकिन आपको ये वर्ड हमेशा इंग्लिश में ही मिलते हैं। अगर ये लिखा भी जाता है तो इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, तो आपको इसे इंग्लिश में ही ध्यान रखना है। ओके, इस तरह। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग के दौरान, ठीक है, वोमिसिस के दौरान, उल्टी के दौरान या उसके साथ ब्लड आता है तो उसे क्या कहते हैं? ये लिखा है हेमेटेमेसिस लिखा है। क्या लिखा है? हेमेटेमेसिस। आप ये वर्ड भी ध्यान रखेंगे। अगर इनकी आप हिंदी देखना चाहते हैं तो ऊपर मेंशन किए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन में हिंदी लिखें, आप वीडियो को बैक करेंगे, पॉज करेंगे, ये इनके हिंदी मेंशन किए गए हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने पॉइंट बताया आप इन्हें ध्यान रखेंगे। देखिए ऑप्शन में ये पॉइंट भी मेंशन किया गया, हीमोफीलिया। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, एक तरह का ये क्या होता है? ब्लड डिसऑर्डर होता है। क्या है? ब्लड डिसऑर्डर होता है। अब रक्त स्राव से संबंधित एक तरह का विकार होता है, इसमें क्या होता है? ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होता। ये एक तरह का जेनेटिक डिसीज होता है। कैसा है? अनुवांशिक रोग है। हिंदी में अगर जो लोग लिखेंगे, जो मैं बातें करता हूँ, जो भी वर्ड बोलता हूँ, उनको लिखने चाहेंगे तो लिख लेंगे। एक हीमोफीलिया एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है या रक्त से संबंधित है। रक्त से संबंधित का मतलब होता है रक्त स्राव, इसका मतलब होता है रक्त बहता रहता है, ठीक है। जो लोग हीमोफीलिया से पीड़ित होते हैं, अगर थोड़ी बहुत इंजरी या सिजेरियन वगैरह कभी भी होता है, ठीक है, या ऑपरेट वगैरह होता है, कभी छोटी मोटी चोट लग जाती है तो इनका ब्लड क्लॉट आसानी से नहीं होता, ठीक है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए अब जो हीमोफीलिया में प्रभावित होने वाला फैक्टर है उसके बारे में बात करें। लिखा था कंडीशन इज टाइपिकली काज्ड बाई अ हेरिडेटरी, इसका मतलब है अनुवांशिक, पैतृक, ठीक है, लेक ऑफ अ कोगुलेशन फैक्टर, मोस्ट ऑफन फैक्टर, ये लिखा है 8, रोमन में लिखा गया है यहाँ पर 8। ओके, देखिए यहाँ पर बताया गया कि हेरिडेटरी लैक ऑफ द कोगुलेशन फैक्टर, ये जन्मजात एक तरह का विकार होता है या रोग होता है, जन्मजात अनुवांशिक रोग होता है जिसमें हेरिडेटरी मतलब मम्मी पापा के माध्यम से ही इसमें क्या होता है? पहले से ही एब्सेंट होता है। क्या? कोगुलेशन फैक्टर। वो फैक्टर कौन सा होता है? देखिए जो ब्लड को मतलब क्या कहते हैं, कोगुलेट करते हैं या इसके क्लॉटिंग करते हैं, उसके फैक्टर होते हैं, फैक्टर 5, फैक्टर 6, ऐसे तरह के। तो उसी में से एक फैक्टर होता है फैक्टर 8 जो अहम रोल प्ले करता है ब्लड को जमाने में। ब्लड को जमाने का मतलब फ्रीजिंग करना नहीं, मतलब क्लॉटिंग करना, ठीक है, क्या? ब्लड को क्लॉट करने में, ताकि चोट वगैरह लग जाती है ताकि ब्लड को जल्दी से क्लॉट कर सके। तो उसमें ये फैक्टर, ये जो फैक्टर है यहाँ पर ब्लड का फैक्टर होता है, ठीक है, ब्लड का फैक्टर होता है ये फैक्टर 8, ये अहम रोल प्ले करता है। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है कि जो लोग हीमोफीलिया से पीड़ित होते हैं, जो लोग हीमोफीलिया से पीड़ित होते हैं उनमें कौन सा फैक्टर अनुपस्थित होता है? तो आप ध्यान रखेंगे फैक्टर 8। क्या ध्यान रखेंगे? फैक्टर 8, फैक्टर 8वां रोमन में ही मिलता है ज़्यादातर, ध्यान रखेंगे। ये वी के बाद 3 आई, इसी को 8 कहा जाता है, ठीक है। फैक्टर 8वां अनुपस्थित होता है, इसलिए ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता, ब्लड का क्लॉटिंग होता है, और ये अहम रोल प्ले करता है ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है। ब्लड का क्लॉटिंग होता है लेकिन बहुत लेट लपेट होता है, उतने समय में काफ़ी ज़्यादा ब्लड बॉडी से निकल चुका होता है, ठीक है, या ब्लीडिंग हो चुकी होती काफ़ी ज़्यादा, और उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे जितने पॉइंट बताए गए, और जो भी बात समझ में नहीं आई आप वीडियो को दोबारा बैक करके वीडियो को दोबारा देख लेंगे। जैसे कि हीमोफीलिया के बारे में जो पॉइंट बताए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट, हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उसमें कौन सा कोगुलेशन फैक्टर मतलब रक्त से संबंधित जिसकी वजह से रक्त जमता है, कौन सा फैक्टर अनुपस्थित होता है जिसकी वजह से ब्लड नहीं जम पाता, तो ये वाला हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों में ये वाला ऑफेन क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। इसकी कमी होती है फैक्टर 8 की। ओके, तो समझे होंगे आप पॉइंट जितने भी बताए गए। चलते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हो से सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नोट्स के लिए जिन्होंने न्यू नोट्स परचेज करना है हमारे, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया जाएगा कमेंट बॉक्स में। वो अपना नाम मेंशन करेंगे, किस स्टेट से हैं, किस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा कोर्स किया है, इतनी बातें वो मेंशन करेंगे व्हाट्सअप में, ठीक है। और वो लोग नोट्स परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।